नमस्कार, मिशन एडमिशन में पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी आपके सामने शेयर कर रहे हैं जिसको मैं गारंटी लेता हूं, यदि आप एक बार सुनना प्रारंभ कर देंगे तो अंत तक सुनने के पहले आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और पिछले एपिसोड में जो मैंने बताया था कि लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें और उसे भेद डालें, लेकिन इस कहानी सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल ही कर लेंगे, तभी आप कहीं न कहीं जाकर दम लेंगे। लेकिन हम आज एक ऐसे लड़की की बात करेंगे जिसकी कहानी मुझे पूरा विश्वास है आपको झकझोर कर रख देगी। फिर आप कभी कोई बहाना और एक्सक्यूज़ नहीं बनाएँगे और ना ही आलस करेंगे, जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लेते। हुआ यूं कि 3-4 वर्ष पूर्व मैं एक राष्ट्रीय समाचार पत्र हिंदुस्तान में मोटिवेशन पर वीकली कॉलम लिखता था, जिनके पाठकों की संख्या बहुत अधिक होती थी। यह मेरे पास आने वाले फोन और मेल से मुझे पता चलता था। ऐसे ही 2 वर्ष पूर्व मेरे पास एक फोन आया कि सर, मुझे आपसे मिलना है। आपका नंबर मुझे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के अनुराग जी ने दिया है और मुझे अपने भाई की काउंसलिंग करानी है। मेरे दिए हुए समय और टाइम पर वह छात्र मेरे दफ्तर में अपनी सिस्टर के साथ आया। देखने में एकदम स्मार्ट, पढ़ाकू किस्म का लड़का, लेकिन प्रारंभिक बातचीत से लगा थोड़ा बहका हुआ है। उसके बारे में उसने स्वयं ना बताकर उसकी सिस्टर ने मुझे बताना प्रारंभ किया। सर, ये जो मेरा भाई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फला कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है, लेकिन अब इसका मन चेंज हो रहा है। अब यह कुछ और करना चाहता है। मैंने उस लड़की की बात को बीच में ही काटते हुए लड़के की तरफ मुखातिब हुआ और उससे जानना प्रारंभ किया और पूछा, जी बोलिए, क्या बात है? आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? उसने जो बोलना प्रारंभ किया तो तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपनी पूरी बात नहीं बता दी। उसने जो बताया वह हैरान कर देने वाली जानकारी थी। उसने बताया कि मेरे 12वीं क्लास में 98% अंक आए थे और मेरा 11वीं के बाद से ही सपना था दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना, जो पूरा भी हुआ और उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। लेकिन सर, अब 1 वर्ष बाद ही वह धीरे-धीरे मूड चेंज होने लगा है। तो पूरा भी हुआ और मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। लेकिन सर, अब 1 वर्ष बाद मेरा मन धीरे-धीरे बदलने लगा है और मूड चेंज होने लगा है। मेरा अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और मैं इकोनॉमिक्स छोड़ना चाहता हूँ और समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। और साथ ही लोगों के मनोभाव को पढ़ना चाहता हूँ, जिससे मैं उनकी समस्याओं को जान सकूं। इसलिए साइकोलॉजी में मेरा मन अधिक लग रहा है और मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे फर्स्ट ईयर में मात्र 52% रिजल्ट आए हैं। शायद इसीलिए मेरे घर वाले परेशान हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए इसके समाधान के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे बच्चे की मनः स्थिति को समझते देर नहीं लगी। उस छात्र के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी बहन भी आई थी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ने के बाद किसी एक बड़े मल्टीनेशनल में इंटर्नशिप कर रही थी। मैंने उस छात्र के सिस्टर से उसी के सामने पूछा, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपका क्या उद्देश्य था? उसके जवाब में उसका कहना था, अच्छे अंक लाकर सबसे पहले ड्यूक के बेस्ट कॉलेज में इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना, फिर आईएएस बनना। सवाल उठता है, इतने बड़े लक्ष्य को लेकर जो छात्र आगे बढ़ रहा था, जिसने अपनी आधी मंजिल तय भी कर ली थी, जिस विषय में जिस कॉलेज में वह एडमिशन चाहता था वह भी मिल गया, फिर आगे जाकर चूक कहाँ हो गई, वह अपने रास्ते से भटक गया। जब मैंने बात को और गहराई तक खोदना प्रारंभ किया तो पता चला कि उसके कॉलेज में कई सारे नए ऐसे दोस्त बने हैं जिनको घूमने फिरने का शौक था, खाने पीने का भी। पहली बात तो उसका आधा दिमाग भटक गया, लेकिन उसका एक स्वभाव जो आईएएस बनकर समाज सेवा करना था, वह अभी भी बना रहा और वह एनएसएस के माध्यम से आसपास की बनी झुग्गी झुपड़ियों में जाने लगा। वहां की स्थिति देखकर उसका मन बदलने लगा और वह उनकी मदद की सोचने लगा। साथ ही उनके साथ अधिक समय बिताने लगा, कारण जिससे वह उनकी परेशानियों को और अच्छे से जान सके। इसीलिए वह मनोविज्ञान पढ़ने के लिए उत्सुक हुआ और लेकिन इन सब के बीच वह
खुद को खुद से खो दिया और अपना आत्मविश्वास भी खोता चला गया और अब वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरह से कहें तो एक साथ कई कामों में फंसा देने से उसके स्वयं के व्यक्तित्व का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया और वह अपने आप को कई हिस्सों में खुद को बांट दिया। बात जब आगे बढ़ी तो पता चला उस लड़के की माँ 12वीं में उसे पढ़ाने के लिए सुबह 3:30 बजे उठ जाती थी। सब काम करके वो 5 बजे उसको उठाकर उसको पढ़ाने के लिए बैठा देती थी। इस बीच वो बीच-बीच में घर का काम भी निपटाती। 6 बजे बच्चे के पापा उठ जाते, फिर वो अपना सुबह का काम-काज निपटाते और 7:30 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते। मैंने जिज्ञासावश थोड़ा और जानना चाहा कि पिताजी क्या करते हैं। उसने बताया एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर हैं। इस बीच मैंने उसके पूरे मनोभावों को पढ़ने की कोशिश किया और जानने की कोशिश किया कि यह इतना विचलित क्यों हो रहा है। मैंने फिर उससे पूछा, 12वीं में इतना पढ़ने और नंबर लाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और आईएएस बनने की भी। बच्चे ने कहा, माँ से ही। वह हमारे लिए रोज-रोज जो मेहनत करती थी, उसी से मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैंने भी उसकी अपेक्षाओं के अनुसार खूब मेहनत किया और 12वीं में आशा अनुरूप परिणाम आए, लेकिन अब मेरा उद्देश्य कुछ और है सर। मैं अब कुछ नया करना चाहता हूँ। मैंने बच्चे के मन को पढ़ने की कोशिश करते हुए बात और आगे बढ़ाई और उससे पूछा, आप कितने बजे उठते हो? उसने बोला, सर अब 9 बजे से पहले नहीं उठ पाता। मैंने कारण जानना चाहा तो बताया कि सर अब सोता ही 1-2 बजे के आसपास हूँ, तो कैसे उठ पाऊँगा? अब माँ भी कुछ नहीं कहती, ना ही उठाती है। मैंने फिर पूछा, माँ कितने बजे उठती है? सर मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं उठता हूँ तो मेरा नाश्ता लगा होता है। मैं जल्दी से तैयार होकर कॉलेज चला जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद फिर क्लास के बाद झुग्गी-झोपड़ी में थोड़ा पढ़ाने, फिर शाम को दोस्तों के साथ कई बार बैठ जाता हूँ, कई बार घर जल्दी आ जाता हूँ, कई बार देर भी हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी माँ अब मेरे से खुश क्यों नहीं रहती है और घर में परेशानियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। मैं उसके मुँह से मानो यही सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा था, जो उसने खुद बोल दिया। अब बारी मेरी थी, उसके ऊपर चढ़ने की। मैंने अब उस लड़के से सवाल-जवाब करना शुरू किया। कभी पूछा अपनी माँ से वो 3:30 बजे क्यों उठती है? कभी पूछा अपने पापा से, पापा आप रोज़ देर क्यों आते हो घर पर? कभी माँ से ये पूछा है कि आपके हाथ में ये जो दाग हैं, जलने के वो कैसे पड़े हैं? क्योंकि तुम्हें तो जल्दी पड़ी है नाश्ता करने की। नाश्ता मिले और कॉलेज भागो। कभी पूछा है अपनी माँ से जब तुम्हें दोस्तों के साथ बस स्टॉप में पर्टिकुलर बस पकड़ने की जल्दी पड़ी होती है, तो माँ के दिल में क्या चल रहा होता है? कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। जब तुम्हारे मन में आज दोस्तों के साथ किसी नई जगह घूमने की योजना बन रही होगी, वहीं तुम्हारे पापा के मन में रोज़ सुबह उठते ही यह चल रहा होगा कि यह महीना तो किसी न किसी तरह कट जाएगा और तुम सबकी खर्च और फीस समय पर चली जाएगी। जब तुम दोस्तों के कपड़े को देखकर नया कपड़ा खरीदते हो, तो कभी सोचा है कि तुम्हारे पापा ने कितने महीनों से अपने लिए कुछ नहीं खरीदा है? माने तो बिल्कुल ही नहीं। कभी सोचा है तुम्हारी माँ तुम्हें पढ़ाने के लिए खुद 3-4 बजे क्यों उठ जाती थी? अरे मित्र सोचो, जिन दोस्तों के चक्कर में आज तुम पागल हो रहे हो, 2-3 साल बाद वो बदल जाएँगे, आपके पास नहीं रहेंगे, लेकिन माँ-पापा तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे। तुम उम्र में बड़े हो जाओगे, हर साल तुम्हारी उम्र बढ़ती रहेगी, लेकिन कभी थोड़ा रुक कर सोचा है कि तुम्हारी माँ तुम्हें अब डाँट कर नहीं उठाएगी, अपने हाथ को जलाती रहेगी, लेकिन कभी नहीं दिखाएगी। पापा के लाख दिन-रात खटते रहने के बाद भी जब घर की स्थिति नहीं बदलती हुई दिखेगी, तो अंदर ही अंदर दुखी होंगे और कहीं किसी कोने में जाकर रो लेंगे, लेकिन तुम्हें कभी महसूस नहीं होने देंगे। फिर क्या? उनकी उम्र भी बढ़ेगी, उनकी उम्र बढ़ेगी तो जवान तो होंगे नहीं, बूढ़े ही होंगे और जब देखेंगे कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो समय से पहले और चिंता में और बूढ़े हो जाओगे और एक दिन तब भी तुम्हारे भीतर का स्वाभिमान नहीं जागेगा। तुम ऐसे ही मनोविज्ञान पढ़ोगे, समाज सेवा करोगे, अरे शर्म करो, तुमसे तो तुम्हारी माँ ने कुछ माँगा नहीं था, बस एक सपना ही तो देखा था।
कि पढ़ाई करके एक बड़े आदमी बनो, आईएएस बनो। शायद उसको आईएएस का फुल फॉर्म तक ना पता हो। वो किसके लिए? अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। और तुम आईएएस बनकर जितनी समाज सेवा कर सकते हो ना, उतना इन लफंगे दोस्तों के साथ नहीं, जो तुम्हें एक साल में 98 से 52% में ला दिए। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? माँ बाप तो बूढ़े हो ही रहे हैं। एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है, वो भी चले जाएंगे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने जिस ऊंची आवाज में ये सब बात कही, वह अंदर ही अंदर क्रोधित हो रहा था। इसके पहले ही मैंने वस्तुस्थिति को समझते हुए उसके कंधे में हाथ रखा और बोला, बेटा मेरा काम तुम्हें दुखी करना नहीं, लेकिन तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराना था। इस बात को तुम समझो। इसके पहले तुम्हारे मम्मी पापा को पूछो, तुम संभल जाओ और बुरा मत मानना। ये सब नौटंकी बंद करो और समाज सेवा का और मनोविज्ञान पढ़ने का। थोड़ा अपने माँ बाप की इच्छाओं के लिए जियो, उनका कष्ट, जिससे उनका कष्ट दूर हो जाए। इसके पहले मैं कुछ और बोलता। मैं देख रहा था दोनों भाई बहन के आंख से आंसू छलक चुके थे। उनमें अब बोलने की हिम्मत नहीं थी। बस इतना ही बोले, सर बस और नहीं। बात समझ में आ गई। अंत में मैंने इतना ही बोला, मित्र, जीवन के इस पड़ाव में कई बार गलतियां हो जाती हैं। इससे घबराने की बात नहीं और ना ज्यादा सोचने की। बस एक बात याद रखना, माँ बाप के अंडर में रहोगे, उनकी बात मानोगे, तो तुम अपने को भी अंडर कंट्रोल रखोगे। और जिस दिन तुमने अपने आप को अंडर कंट्रोल कर लिया, उस दिन दुनिया तुम्हारे अंडर होगी। तो बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा दोस्तों का चुनाव जीवन में कितना महत्व रखता है। हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और यदि हाँ, आप किसी विषय विशेष पर भी वीडियो चाहते हैं तो वह भी बताएं। हमारी कोशिश है कि आप तक हम वह जानकारी जरूर पहुंचाएं। हाँ, हमेशा की तरह हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। यदि आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो रेड बटन भी दबाना ना भूलें। तो बस आज इतना ही। अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के साथ।